हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द सोशियो वाला प्लेटफॉर्म पर। यहाँ हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग एग्जाम्स में जितने भी पीवाईक्यूज रहे हैं उनको विद कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करते हैं और साथ ही में उस हर फैक्ट को जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कराते हुए चल रहे हैं, जिससे आपको एग्जाम अधिक से अधिक फायदा मिल सके। ये सीरीज उन सभी के लिए फायदेमंद है जो असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, सेट और पीजीटी से संबंधित एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। और इसका बेनिफिट आपको तभी मिल पाएगा जब आप इस सीरीज को रेगुलर देखेंगे, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्ट्स इतने बार आपके सामने से गुजरेंगे जो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाएंगे। और सीरीज यदि आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कि किसने यह तर्क दिया है कि मानवीय समाज का सैद्धांतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की तरह ही संभव है। रेडक्लिफ ब्राउन ने, इवांस प्रिचार्ड ने, एम कार सैंडर्स ने, एच ए हॉजेस ने। तो इसका राइट आंसर होगा रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है कि जो मानवीय समाज का सैद्धांतिक विज्ञान है वह नेचुरल साइंस की तरह ही है, और इन्होंने मेथड्स इन सोशल साइंस में अपना यह विचार प्रस्तुत किया है। साथ ही में इनके अदर कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जैसे इन्होंने कहा है कि समाज संस्थाओं से जुड़ा है, संस्थाओं से मिलकर बनी एक व्यवस्था है, और इस प्रकार से समाज में एक सुसंगत संरचना पाई जाती है। साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि जो सामाजिक संरचना के निर्माण में व्यक्ति से ज्यादा संस्थाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। साथ ही इन्होंने सामाजिक संरचना को संबंधों का जाल भी कहा है, जहां कई सारे संबंध जैसे पारिवारिक संबंध, धार्मिक संबंध, राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध, ये सभी संबंध मिलकर एक समाज की रचना करते हैं। और इन्होंने तुलनात्मक विधि का भी कॉन्सेप्ट दिया है। साथ ही इन्होंने संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता के बारे में कहा है कि ये सामाजिक संरचना को बनाए रखने का काम करते हैं। और इन्होंने वास्तविक सामाजिक संरचना और सामान्य सामाजिक संरचना की भी चर्चा की है। जो वास्तविक सामाजिक संरचना है उसका मतलब है जो वास्तव में समाज में विद्यमान है, और सामान्य सामाजिक संरचना लाइक आइडियल सोसाइटी टाइप समाज, जैसे एक आदर्श समाज होना चाहिए, वो सामान्य सामाजिक संरचना है। और जो वास्तव में समाज है, जो वास्तव में समाज में पाई जाने वाली जो घटनाएं हैं वो वास्तविक सामाजिक संरचना है। और इन्होंने जो समाज है उसको जैव सादृश्यता के रूप में देखा है, जैव ऑर्गेनिज्म के रूप में देखा है। जैसे एक शरीर के कई सारे अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं और शरीर को बनाए रखने का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार भी समाज के कई सारे अंग मिलकर समाज को बनाए रखने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिन्होंने मानवीय समाज का सैद्धांतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की तरह ही संभव है इस रूप में इन्होंने तर्क दिया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत के निजी क्षेत्र में कर्मचारियों का अवैध शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार के अपराध को किस प्रकार की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाए? प्राइवेट सेक्टर में जो अपराध होता है उसे हम व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में जो उच्च पदों पर विद्यमान लोग हैं उनके द्वारा अपराध किया जाता है। और वो अपराध की प्रकृति कैसी होती है? तो उस अपराध की प्रकृति व्यापक रूप से प्रभाव डालने वाली होती है। जैसे इनके द्वारा आर्थिक अपराध किया जाता है, इनके द्वारा
कोई किसी प्रकार का जो रणनीतिक अपराध है उसको अंजाम दिया जाता है। पॉलिसीज के थ्रू इनके द्वारा अपराध किए जाते हैं और ये व्यापक स्तर पर घोटालेबाजी करते हैं। तो इस प्रकार के अपराध को व्हाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है, जिसमें कि बड़े बड़े जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, नीति निर्माता होते हैं और उच्च पदों पर बैठे जो सीईओज होते हैं और अधिकारी रैंक के जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा ये अपराध किया जाता है। और ब्लू कॉलर क्राइम, ये नील वसन अपराध, ये लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास वाले लोग करते हैं जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति निम्न होती है। इसका प्रभाव स्थानीय होता है, सिर्फ उसी समाज उसी आसपास के लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है, जैसे चोरी चकारी करना, डकैती करना, ये सब ब्लू कॉलर क्राइम के अंतर्गत शामिल हो जाता है। और व्हाइट कॉलर क्राइम की चर्चा यूएसए में सदरलैंड ने अपने अध्ययन में की थी। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कहा गया है कि व्हाइट कॉलर क्राइम के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए सदरलैंड, लैम्ब्रोसो, बेकरिया, गोडार्ड। तो इसका राइट आंसर हुआ सदरलैंड। सदरलैंड जो कि यूएसए के एक जाने माने क्रिमिनोलॉजिस्ट है। अब जो व्हाइट कॉलर क्राइम है इसका भारतीय के संदर्भ में अध्ययन करने वाले जो पहले विचारक रहे हैं वो वेणुगोपाल राव रहे हैं, जिन्होंने भारत के संदर्भ में व्हाइट कॉलर क्राइम का अध्ययन किया है। और इनकी एक बुक भी है जिसका नाम है फोकस ऑफ क्राइम। इंग्लैंड में व्हाइट कॉलर क्राइम के बारे में चर्चा करने वाले जो विद्वान हैं वो W.G. कार्सन हैं, जिन्होंने इंग्लैंड में व्हाइट कॉलर क्राइम के बारे में अध्ययन किया। लैम्ब्रोसो ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जन्मजात अपराधी का कॉन्सेप्ट। बेकरिया और बेंथम ने मिलकर एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसे हम अपराध का सुखवाद आधारित सिद्धांत कहते हैं। और जॉन डोलार्ड है, जॉन डोलार्ड जो है उन्होंने निराशा आक्रामकता का सिद्धांत दिया है कि व्यक्ति में निराशा इतनी घर कर जाती है कि वो अपराध की दिशा में उन्मुख हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि किस देश ने सबसे पहले 1827 में आपराधिक आंकड़े तैयार किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस ने यह आपराधिक आंकड़ा 1827 ईस्वी में तैयार किया था। और इन आपराधिक आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले पहले विद्वान एडोल्फ क्विटलेट को माना जाता है। क्रिमिनोलॉजी से जुड़े कुछ स्कूल भी हैं, जैसे इटालियन स्कूल। इटालियन स्कूल से नाम जोड़ा जाता है सीजर लैम्ब्रोसो का। और यूएसए की जो शिकागो स्कूल है, तो शिकागो स्कूल से नाम जोड़ा जाता है पार्क एंड बर्गेस का। और क्लासिकल स्कूल जो है क्रिमिनोलॉजी का, क्लासिकल स्कूल, उससे नाम जोड़कर देखा जाता है बेकरिया और बेंथम का। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि बोस्टन स्कूल सुधार के लिए बने हैं, बाल अपराधियों के लिए, महिला अपराधियों के लिए, बंदी के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बाल अपराधियों के लिए। अर्थात जो बच्चे लोग जो अपराध करते हैं, जुवेनाइल्स जो होते हैं जो अपराधी करते हैं, उनको सुधार करने के लिए एक बोस्टन स्कूल अर्थात बाल कारागार की स्थापना हुई। और ये कारागार की स्थापना सर्वप्रथम दुनिया में 1902 में की गई। और किसके द्वारा की गई? तो सर एवलिन रगलस के द्वारा की गई। भारत में बोस्टन स्कूल सबसे पहले 1962 में तमिलनाडु में आया। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कहा गया है कि विचलन के संदर्भ में निराशा आक्रामकता का सिद्धांत किसने दिया। तो जैसा कि अभी हमने देखा
कि निराशा आक्रामकता का सिद्धांत जॉन डुलार्ड ने दिया और कहा कि व्यक्ति में इतनी अधिक निराशा घर कर जाती है कि वो अपराध की दुनिया की ओर उन्मुख हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। लैम्ब्रोसो ने अपराध अर्थात क्राइम को 4 रूप में क्लासिफाई किया है, 4 भाग में क्लासिफाई किया है। बोला एक जन्मजात अपराध और दूसरा पागल और तीसरा है आकस्मिक अपराधी, 5वां भावुक। इस प्रकार से इसने अपराध के 4 रूप बताए। एक जन्मजात अर्थात वे व्यक्ति जो जन्म से ही अपराधी होते हैं, उनका पालन पोषण ऐसे परिवेश में होता है, ऐसे माहौल में होता है कि वो जन्म से ही अपराधी बन जाते हैं। एक दूसरा होता है पागल, कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह अपराध की ओर उन्मुख हो जाता है। एक होता है आकस्मिक अपराधी। आकस्मिक अपराधी वह अपराधी होता है जो जीवन में घटित हुई कुछ घटनाओं का प्रभाव उसे अपराध की ओर उन्मुख कर देता है। भावुक अपराधी, भावुक अपराधी वह होता है जो इमोशंस में अपराध को अंजाम दे देता है। दुर्खीम, दुर्खीम ने अपराध को सामान्य और प्रकारात्मक 2 प्रकार में वर्गीकृत किया है। बोले सामान्य अपराध समाज में एक सामान्य अपराध है, एक प्रकार्यात्मक अपराध है। सामान्य रूप से पाए जाने वाले अपराध सामान्य अपराध है। प्रकार्यात्मक अपराध की अपराध के कुछ रूप ऐसे हैं जो समाज में लाभकारी प्रभाव डालते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिकागो स्कूल की विसामान्यता की समस्या के समाधान का अध्ययन किसने किया है? अब शिकागो स्कूल से किसका नाम जोड़ा जाता है? तो शिकागो स्कूल से पार्क एंड बर्गेस का नाम जोड़ा जाता है। और तो इसमें पूछा है जो विपथ गमन होता है अर्थात विसामान्यता की समस्या के समाधान का अध्ययन किया कि व्यक्ति में ऐसी कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है कि वह सामान्य नियमों से हटकर अलग व्यवहार करता है, विपरीत नियमों के तहत व्यवहार करता है, अपराध को अंजाम देता है। तो इसका किस नजरिए से अध्ययन किया है? तो इसका जो है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से अध्ययन किया है और कहते हैं कि उसके आसपास का माहौल कुछ ऐसा होता है, आसपास के परिवेश या वातावरण जिसमें उसका जन्म और पालन पोषण होता है, उसके प्रभाव से ही व्यक्ति ये तय करता है कि कोई व्यक्ति अपराधी है या फिर अपराध की ओर जाएगा या फिर सही दिशा में जाएगा। तो ये पारिस्थितिकी दृष्टिकोण निर्भर करता है और पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से ही अध्ययन किया है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि लैम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है? तो लैम्ब्रोसो ने अपराधियों के 4 प्रकार से वर्गीकरण किया है। पहला है पागल, जन्मजात, आकस्मिक और एक और था भावुक। तो इस प्रकार से इसने पेशेवर अपराधी का वर्गीकरण नहीं किया है। पेशेवर अपराधी नाम का कोई वर्गीकरण इसने नहीं किया है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर डी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो हमने देखा है कि जब कोई निम्न जाति समूह उच्च जाति समूह के रीति रिवाज, कर्मकांड और विचारधारा, जीवन पद्धति को फॉलो करता है, उसी के अनुसार अपनी क्रियाकलापों को निर्देशित करता है और अपने से ऊपर की जातियों के नियम मूल्य मान्यताओं के अनुसार ही अपनी क्रियाएं संपादित करता है तो उसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं। और संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट दिया था एम एन श्रीनिवास ने।
और संस्कृतिकरण जो कि स्थिति परिवर्तन का मार्ग है। एमन श्रीनिवास ने और भी कॉन्सेप्ट दिए थे, जैसे पश्चिमीकरण का भी कॉन्सेप्ट एमन श्रीनिवास का ही है, जिसमें कहा है कि पश्चिम देशों के संपर्क का प्रभाव भारत पर पड़ा है। जो पश्चिम देश के साथ संपर्क रहा है भारत का, अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया है, अंग्रेजी नियम मूल मान्यताओं को लागू करने का प्रयास किया है, तो पश्चिमी देशों से संपर्क का भारत के समाज पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव रहा है। और साथ ही इन्होंने आधुनिकीकरण का भी कॉन्सेप्ट दिया था, और इन्होंने अपने पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण के कॉन्सेप्ट में ये कहा है कि ये एक दूसरे से जुड़े होने के साथ साथ कहीं कहीं इनमें टकराव भी देखने को मिलता है। साथ ही इन्होंने धर्मनिरपेक्षीकरण का भी कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें कहा है कि भारत का जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है वो सभी धर्मों के समन्वय पर आधारित है। और इन्होंने जाति व्यवस्था की प्रकृति कैसी है इसके बारे में बताया है, और कहा है कि जाति व्यवस्था की प्रकृति डायनेमिक और फ्लेक्सिबल है, अर्थात गतिशील और लचीली है। और इन्होंने वोट बैंक की भी परिकल्पना की है। इसमें कहा गया है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के विश्लेषण में श्रीनिवास जाति की व्याख्या करते हैं संरचनात्मक संवर्ग के रूप में, अमूर्त संवर्ग के रूप में, सापेक्ष संवर्ग के रूप में, या फिर सांस्कृतिक संवर्ग के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा सांस्कृतिक संवर्ग के रूप में, जहां निचली जातियां अपने से ऊपर स्थित जातियों की संस्कृति और उनके रहन सहन को फॉलो करती हैं और अपनी स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करती हैं। इस प्रकार से यह जाति गतिशीलता एक प्रकार की स्थिति परिवर्तन को दर्शाता है, और स्थिति परिवर्तन को दर्शाते हुए इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि यह संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शा रहा है। तो एमन श्रीनिवास का जो संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो संरचनात्मक परिवर्तन की बात नहीं करता है, बल्कि सिर्फ जाति गतिशीलता और उनकी स्थिति परिवर्तन की बात करता है। और जो इस जाति गतिशीलता और स्थिति परिवर्तन कैसे आएगी, वो संस्कृतिकरण के माध्यम से आएगी। इस प्रकार से एमन श्रीनिवास के इस सिद्धांत के राइट आंसर क्या है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के विश्लेषण में जाति की व्याख्या एक सांस्कृतिक संवर्ग के रूप में कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है किसी जनजाति का हिंदू बन जाना एक उदाहरण है आधुनिकीकरण का, सामाजिकीकरण का, परसंस्कृति ग्रहण का, या फिर संस्कृतिकरण का। तो आधुनिकीकरण क्या होता है? आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम आधुनिक मूल्य मान्यताओं को फॉलो करते हैं और ज्ञान विज्ञान और तर्क को केंद्र में रखकर अपनी क्रियाओं को उस ओर मोड़ते हैं। अर्थात जब एक परंपरागत समाज एक आधुनिक समाज के मूल्यों को अपनाता है तो उस अपनाने की प्रक्रिया को आधुनिकीकरण कहा जाता है। सामाजिकीकरण क्या है? अर्थात सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन भी एक प्रक्रिया है जो कि समाज के नियम मूल्यों मान्यताओं को सीखने पर बल देता है। और पर संस्कृति ग्रहण क्या है? पर संस्कृति ग्रहण जिसमें एक समूह दूसरे समूह की संस्कृति को अपनाने और अपनी संस्कृति को त्यागने पर केंद्रित होता है। संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण क्या है कि जिसमें अभी हमने देखा संस्कृतिकरण एमन श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट है, जिसमें निम्न स्तर पर विद्यमान जाति समूह उच्च स्तर पर विद्यमान जाति समूह की तौर तरीके और वैल्यूज को फॉलो करते हैं
और इस प्रकार से ये अपनी स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से किसी जनजाति का हिंदू बन जाना एक उदाहरण है, अर्थात जो भारत की जनजातियां रही हैं उन्होंने हिंदू समाज की संस्कृति और तौर तरीके को फॉलो किया है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिक से अधिक सुविधाएं देना। गलत है। सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना। राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और भारत की धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी समाजों में अपनाई जाने वाली धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल अलग अलग है। भारत सभी धर्मों को समान भाव से देखता है, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है और सभी धर्मों के मध्य समन्वय पर बल देता है। तो ये भारत की धर्मनिरपेक्षता है। और जो पश्चिम समाजों में जो फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता है वो धर्म को बिल्कुल भी साइड में रख देते, धर्म को बिल्कुल कट जाता है। बोले राज्य का धर्म पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और राज्य धर्म से बिल्कुल कटा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से ये फ्रांस में अपनाया जाने वाला धर्मनिरपेक्षता है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना। भारत में धर्मनिरपेक्षता की एक अवधारणा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि टी.एन. मदान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का कौन सा आयाम सही नहीं है? धर्म से राज्य की पृथकता, कि क्या धर्म राज्य से बिल्कुल पृथक होगा? तो ये भारत के संदर्भ में तो सही नहीं है, लेकिन हाँ फ्रांस के संदर्भ में ये सही होगा। दूसरा ऑप्शन है राज्य के द्वारा कुछ समुदायों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, सही नहीं होगा। वस्तुनिष्ठ विवेकशीलता के भाव के साथ धार्मिक मान्यताओं को देखना, ऑप्शन डी है। सभी लोगों के लिए उनके समुदाय के निरपेक्ष न्यायपूर्ण जीवन स्तर सुनिश्चित करना, ये भी सही है, ये भी सही है। बट ऑप्शन बी रॉन्ग ऑप्शन है। और धर्म से राज्य की पृथकता, ये भी सही है। टी.एन. मदान ने माना है कि धर्म राज्य से एकदम अलग होकर रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा आयाम टी.एन. मदान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता के बारे में सही नहीं है? तो वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टी.एन. मदान ने कहा है कि भारतीय बुद्धिजीवी एक ऐसी धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करते हैं जो आम जनता की धार्मिक भावनाओं से कटी हुई है। यह एक अभिजात परियोजना बनकर रह गई है। ये इनका एक स्टेटमेंट है जो ये धर्मनिरपेक्षता के बारे में कहा है और धर्मनिरपेक्षता को एक इलाइट स्कीम के रूप में वर्णन किया है। साथ ही इन्होंने कश्मीरी पंडितों पर अध्ययन किया है और उन्होंने जॉइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट को भी डेवलप किया है। जॉइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट के बारे में इन्होंने कहा है कि जॉइंट फैमिली वैल्यू के रूप में बना हुआ है, भले ही इसके रूप बदल गए हों। जो जॉइंट फैमिली का रूप परंपरागत समाजों में पाया जाता था वो भले ही आधुनिक समाज में ना पाया जाता हो, लेकिन जॉइंट फैमिली का अस्तित्व आधुनिक समाज में आज भी बना हुआ है, लेकिन इसका रूप अलग हो गया है, ये अलग रूप में मौजूद है। और जो जॉइंट फैमिली है सिर्फ एक साथ रहने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि नैतिक दायित्वों का एक ढांचा है। साथ ही में इन्होंने आश्रम पद्धति के बारे में कहा है कि जो आश्रम व्यवस्था है, भारत में जो आश्रम व्यवस्था रही है कि जैसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। तो इसमें जो गृहस्थ आश्रम है इसको इन्होंने ज्यादा महत्व दिया है और भारत में परंपरा और आधुनिकता के बारे में इन्होंने कहा है
कि जो भारत में परंपरा और आधुनिकता है एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि इनमें सह अस्तित्व बना हुआ है। आधुनिकता के साथ साथ आधुनिक मूल्यों के साथ साथ भारत में परंपरागत मूल्य भी साथ साथ चल रहे हैं। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर से एमएन श्रीनिवास का संस्कृतिकरण के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया है कि संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा है। अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया अर्थात ये कहा है योगेंद्र सिंह ने। और ये योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण के बारे में कहा है कि ये न सिर्फ सांस्कृतिक प्रक्रिया है बल्कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आयाम भी है। इस प्रकार से योगेंद्र सिंह ने एमएन श्रीनिवास के जो संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में कटाक्ष करते हैं कि जहाँ एमएन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण को सिर्फ सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में देखा है, वहीं योगेंद्र सिंह कहते हैं कि ये न सिर्फ एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है बल्कि एक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आयाम भी है। और साथ ही इन्होंने कहा है कि जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण के माध्यम से गतिशीलता तो आई है, किंतु ये गतिशीलता जो कास्ट हायरार्ची है, जाति पदानुक्रम है, उसको चुनौती नहीं दे पाई है। आज भी जातियों में हायरार्ची बनी हुई है। ऊपर की जातियां ऊपर के स्तर पर विद्यमान है, निचली जातियां आज भी निचले स्तर पर विद्यमान है। और ये जाति हायरार्ची आज भी मजबूत हुई है। और ये इस प्रकार से जाति जो कास्ट हायरार्ची है, जो जाति पदानुक्रम है, ये और मजबूत हुआ है। और इन्होंने योगेंद्र सिंह ने पारंपरिकीकरण का कॉन्सेप्ट दिया है, ट्रेडिशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है और कहा है कि जो पारंपरिक संस्थाएं और मूल्य हैं वह नए रूप में आधुनिक संदर्भ में ढल जाते हैं। और इन्होंने भारतीयकरण का भी कॉन्सेप्ट दिया है। भारतीयकरण के अपने कॉन्सेप्ट में कहा है कि भारत में आधुनिकीकरण बाहरी प्रभाव से मुक्त रहा है और आधुनिकता भारतीय संदर्भ में अनुकूलित रही है। जो आधुनिक मूल्य है वो भारतीय संदर्भ में अनुकूलित हुए हैं। आधुनिक मूल्यों अर्थात पश्चिमी मूल्यों को भारत ने अपने सांचे में ढालकर ग्रहण किया है और भारतीय समाजशास्त्र को स्वदेशी और स्वायत्त सिद्धांत की विकसित करने पर भी इन्होंने बल दिया है। योगेंद्र सिंह की कुछ बुक्स हैं जैसे मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन और इंडियन सोशियोलॉजी अर्थात सोशल कंडीशनिंग एंड इमर्जिंग कंसर्न, ये इनकी कुछ बुक्स हैं। दीपांकर गुप्ता की बात कर लेते हैं तो दीपांकर गुप्ता मार्क्सवादी समाजशास्त्री होने के साथ साथ इतिहासकार भी हैं। योगेश अटल जो कि सामाजिक परिवर्तन और विकास पर इन्होंने काम किया है। ए के शरण ने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिकता की आलोचना की है इन्होंने। इसमें कहा गया है कि भारत में परंपरा अनिवार्यता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती। किसने इस परिघटना को परंपरा की आधुनिकता कहा है अर्थात मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन कहा है। तो मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन का जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है, ये रुडोल्फ का कॉन्सेप्ट है। और इनकी एक फेमस बुक भी है मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन पर। मैकिम मैरियट ने किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया है और किशनगढ़ी गांव के अध्ययन के साथ ही इन्होंने सार्वभौमिकीकरण और संकुचितीकरण का भी कॉन्सेप्ट दिया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व के विकासशील देशों में औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण की प्रक्रियाओं के मध्य पॉजिटिव रिलेशन है, जबकि जो डेवलप्ड नेशन है उनमें इन दोनों प्रक्रियाओं के मध्य कोई पॉजिटिव रिलेशन नहीं देखा गया है। यह सामान्यीकरण किसने किया है, तो यह सामान्यीकरण पार्क ने किया है, रॉबर्ट पार्क ने। रॉबर्ट पार्क
जिन्होंने ह्यूमन इकोलॉजी को कॉन्सेप्ट दिया है। ह्यूमन इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट में उन्होंने शहर को एक जैविक तंत्र माना है और ये भी स्वीकार किया है कि शहर में जो प्रतिस्पर्धा का स्तर होता है, स्पर्धा होती है, वो एक जैविक स्तर की घटना है। अर्थात व्यक्ति के मध्य आपसी प्रतिस्पर्धा, आगे बढ़ने की होड़ और संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करने की होड़, और साथ ही इन्होंने संघर्ष और समायोजन के बारे में भी कहा है कि संघर्ष और समायोजन भी एक सामाजिक स्तर की घटना है। अर्थात इन्होंने अपने ह्यूमन इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट में दो बातों पर महत्वपूर्ण चर्चा की है। एक, समाज में प्रतिस्पर्धा है और समाज में संघर्ष और समायोजन भी है। जो समाज में प्रतिस्पर्धा है वो जैविक स्तर की घटना है। जो समाज में संघर्ष और समायोजन है वो सामाजिक स्तर की घटना है। जो प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है उसमें व्यक्ति स्वयं की सफलता को ज्यादा बल देता है, और संघर्ष और समायोजन क्योंकि उसमें कुछ मूल्यों में आपसी समायोजन स्थापित होता है, कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जिनमें आपसी संघर्ष होता है। और इन्होंने कंसेंट्रिक जोन थ्योरी का भी विकास किया है, और साथ ही इन्होंने सांस्कृतिक आत्मसात्मीकरण प्रक्रिया को समझाने के 4 मॉडल भी विकसित किए हैं। और वो 4 मॉडल क्या हैं? वो 4 मॉडल हैं कि समाज में पहले प्रतिस्पर्धा होती है, उस प्रतिस्पर्धा के चलते संघर्ष पैदा होता है, उस संघर्ष के बाद समायोजन की स्थिति आती है, उस समायोजन के बाद आत्मसात्मीकरण की स्थिति आती है, और साथ ही रॉबर्ट पार्क सोशियोलॉजी को क्या कहते हैं? तो ये सोशियोलॉजी को साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर इन्होंने कहा है। अर्थात सोशियोलॉजी वह है जो सामाजिक या सामूहिक व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। और इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती रही है। वो स्टेटमेंट है कि व्यक्ति अपने पहले अर्थ में एक मुखौटा है। ये हूबहू स्टेटमेंट सीधे एग्जाम में आ जाती। किसने कहा है कि व्यक्ति अपने पहले अर्थ में एक मुखौटा है? आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है सकेंद्रित कटिबंध सिद्धांत से किसका नाम जुड़ा है? अर्थात कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, इसी की ही चर्चा इसमें की है, कंसेंट्रिक जोन थ्योरी। तो ये जुड़ी है रॉबर्ट पार्क, जैसा कि अभी हमने देखा, ई बर्गेस से। लुई बर्थ जो है ये अर्बन सोशियोलॉजी के बारे में इन्होंने काफी लिखा है, अर्थात नगरीय समाज के बारे में। और इनकी एक फेमस बुक भी है, अर्बनिज्म इज अ वे ऑफ माई लाइफ। आगे बढ़ते हैं। लुई वर्थ की नगरीयता की विवेचना में निम्न में से कौन इसकी विशिष्टता नहीं है? तो लुई वर्थ जो है वो नगरीय समाज की विशेषता का वर्णन करते हैं और कहते हैं जो नगरीय समाज है उसमें सतहीपन पाया जाता है, अर्थात ऊपरी संबंध ज्यादा प्रभावी होते हैं, ऊपर ऊपर से संबंध होते हैं, और व्यक्तिवादिता ज्यादा पाई जाती है, अर्थात व्यक्ति खुद में ही मगन रहता है, वो स्वयं में ही बिजी होता है, स्वयं व्यक्ति अपने स्वयं में ही केंद्रित होता है, अपनी सक्सेस को ज्यादा फोकस करता है। और यहाँ पर गुमनामता पाई जाती है। गुमनामता अर्थात कि व्यक्ति पड़ोस पड़ोस को नहीं जानता है, पड़ोसी पड़ोसी से संबंध नहीं रख रहा है, और यहाँ एक पड़ोसी किसी और शहर से, दूसरा पड़ोसी किसी और शहर से आकर, किसी और जगह से आकर बसा हुआ है। तो इस प्रकार से वहाँ अपरिचितता ज्यादा हावी होती है, लोग आपस में एक दूसरे से परिचित नहीं होते हैं, जैसा कि ग्रामीण समाजों में पाया जाता है। ग्रामीण समाजों में सभी एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित होते हैं, और वहां पे सामूहिकता का भाव देखने को मिलता है ग्रामीण समाज में। लेकिन शहरी समाज में सतहीपन
भाव, सतहीपन देखने को मिलता है, व्यक्तिवादिता, गुमनामता और क्षणिकता देखने को मिलती है कि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो संबंध स्थापित करता है वो टेम्परेरी संबंध होते हैं। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर क्या बन जाएगा कि इसमें कौन सी विशिष्टता की बात नहीं की है, तो उन्होंने स्वाभिमान की चर्चा, अपने नगरीय विशेषताओं की चर्चा में स्वाभिमानता की चर्चा नहीं की है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्वग्राम की अवधारणा किसने उल्लिखित की थी? मिल्टन सिंगर, हैबरमास, मार्शल मैकलुहन, योगेंद्र सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मार्शल मैकलुहान है, जिन्होंने ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट दिया था। और विश्वग्राम क्या है? विश्वग्राम यह एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदल रहा है। जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया हुआ है, जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अस्तित्व आ गया है, तब से एक देश के लोग दूसरे देश की संस्कृति को जान रहे हैं। एक समूह विशेष के लोग अन्य समूह के लोगों की संस्कृति से परिचित हो रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरा विश्व एक प्रकार का एक गांव बन गया है, अर्थात ग्लोबल विलेज हो गया है। क्यों हो गया? जैसे गांव में देखने को मिलता है कि सभी एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित होते हैं, सभी एक दूसरे के व्यवहार से, सभी एक दूसरे की संस्कृति से परिचित होते हैं। ऐसे ही पूरे विश्व में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यक्तियों में और समूहों में आपसी परिचितता बढ़ रही है। और साथ ही इन्होंने कहा है कि जो संचार होता है उसका प्रभाव कंटेंट से तय नहीं होता है, बल्कि वो मीडियम द्वारा निर्धारित होता है कि आप किस माध्यम से संचार कर रहे हैं। और साथ ही इन्होंने हॉट मीडिया और कूल मीडिया का भी कॉन्सेप्ट दिया है। और मीडिया के बारे में कहा है, जो मीडिया है वो मानव शरीर और तंत्रिका का विस्तार है, अर्थात हमारा ह्यूमन बॉडी कहाँ कहाँ पहुंच सकता है, किस किस को जान सकता है, जितना मीडिया जान सकती है। मीडिया के माध्यम से लोग अलग अलग जगह पहुंच सकते हैं। घर बैठे ही आप स्विट्जरलैंड के बारे में जान रहे हैं, स्विट्जरलैंड की सभ्यता को देख रहे हैं, स्विट्जरलैंड में बसे हुए लोगों का व्यवहार देख रहे हैं। ये सब मीडिया के थ्रू ही संभव है। और मीडिया के थ्रू ही आप चीजों को ज्यादा ब्रॉड तरीके से जानने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही मार्शल मैकलुहान ने रियर व्यू मिरर इफेक्ट का भी कॉन्सेप्ट दिया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रौद्योगिकी क्रांतियों को उनके होने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अर्थात इसमें पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सी प्रौद्योगिक क्रांति आई, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन सबसे पहले कौन सा आया? तो सबसे पहले जो टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आया था वो सबसे पहले मुद्रण क्रांति आई तथा छापे खाने का आविष्कार हुआ था। छापे खाने के आविष्कार के बाद ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही आपका आया था हरित क्रांति। और हरित क्रांति के बाद सबसे लास्ट लेटेस्ट जो आई है वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए सी बी डी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि पूंजीवाद में अलगाव के अवयव हैं उत्पादक गतिविधि, उत्पाद, सहकर्मी श्रमिक, मानवीय सामर्थ्य। तो अलगाव का जो कॉन्सेप्ट है ये कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है। तो क्या उत्पादक गतिविधि अलगाव का एक एलिमेंट है? हाँ है। उत्पाद भी अलगाव का एक एलिमेंट है। सहकर्मी श्रमिक ये भी इसमें शामिल होते हैं। मानवीय सामर्थ्य इसको भी शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू गाइस, आज इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।